अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BS इंग्लिश लिटरेचर एंड वोकैबुलरी, जहां हम लोग अभी तक हिस्ट्री पे वीडियोस बना रहे हैं। इसी प्लेलिस्ट की एक और वीडियो आज लेकर आई हूँ मैं, 18th सेंचुरी नॉवल वर्क ऑफ फिक्शन रिटन इन प्रोज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो भी इसको सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो के एंड पे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो आज की 18th सेंचुरी नॉवल। अच्छा, अब 18th सेंचुरी का ना जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम के लिटरेचर का, वो था ही नॉवल। इस टाइम पे नॉवल सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्क है, पॉपुलर जॉनरा है लिटरेचर का। इसको इंग्लैंड में दो लोग लेकर आए थे, पहला था बनियन और दूसरा था डेफो। अब क्या था कि इन दोनों ने देखा कि जो लोग हैं वो ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि 17th सेंचुरी में बायोग्राफीज़ और ऑटोबायोग्राफीज़ फॉर्म हुई थी, उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया था। अब इन्होंने यही चीज़ 18th सेंचुरी में देखी कि जो लोग हैं वो ऑटोबायोग्राफीज़ को ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। अब इन्होंने इसी चीज़ को यूज़ करते हुए इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शंस लिखना शुरू कर दी थी। अब सबसे पहले जो बनियन था उसने लिखा था अपना वर्क पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। अब इसमें इसने ना अपनी कुछ अपनी भी इसने लिखे थे, अपने एक्सपीरियंसेस लिखे थे। ये शुरू तो एक एलिग्री की तरह हुई थी, लेकिन ना आगे चलकर ये भूल गया था कि ये एलिग्री लिख रहा है, ये बता कह रहा है अपनी स्टोरी में, और वो बिल्कुल ऐसा था जैसे नॉवल में इंसिडेंट्स और इवेंट्स वगैरह थे, वो उस तरह से होना शुरू हो गया था। लेकिन ना इसको उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता। डेफो को कहा जाता है कि वो रियल क्रिएटर था नॉवल का। उसने रियल ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शंस लिखी थी, जिसमें उसने ना इंट्रोड्यूस किया था रियलिज्म अपने वर्क्स के अंदर। एक तो फिक्शन भी थी, साथ उसने रियलिज्म दिया था। और इसका जो वर्क था सबसे फेमस, रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो खुद एक नॉवल नहीं है, लेकिन इसको इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट नॉवल ही माना जाता है। अब ये तो हो गई कि नॉवल स्टार्ट किस तरह से हुआ था। अब इसके रीजंस क्या थे वो देख लेते हैं। फर्स्ट रीज़न था द राइज ऑफ मिडिल क्लास। अब इस टाइम पे क्योंकि मिडिल क्लास जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इमर्ज हो रही थी, जो कॉमन लोग थे स्पेशली वो नॉवेल्स के अंदर ना ऐसे कॉमन लोगों के सोशल प्रॉब्लम्स को, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डील किया जाता था, तो फिर वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते थे उस चीज़ को, और इस तरह से ना उस मिडिल क्लास को एक रीडिंग मटेरियल मिल रहा था। सेकंड है राइज ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट। डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था उस टाइम पे। लोग बहुत ज़्यादा, डेमोक्रेसी क्या है, रूल ऑफ पीपल, जो भी हो वो लोगों की मर्जी से हो, आम लोगों की मर्जी से हो। तो इसी तरह से जो राइटर्स थे उन्होंने भी डेमोक्रेटिक क्लास जो थी, मतलब आम लोग जो थे, वो उस चीज़ को उन्होंने ना लिटरेचर के अंदर भी फोकस किया था कि अगर हम लोग हर चीज़ में आम लोगों के रूल को देख रहे हैं, आम लोगों की राय को देख रहे हैं, तो हमें नॉवल में भी उनकी जो राय है, उनकी जो भी डिमांड्स हैं, उनको फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है राइज ऑफ रियलिज्म। इस पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि डेफो ने भी अपने वर्क्स के अंदर, अपनी ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शंस के अंदर रियलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। साइंस का दौर था, लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो गए थे। अब जब वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो गए थे तो उनको ना इमेजिनरी थिंग्स अच्छी नहीं लग रही थी लिटरेचर में भी। इस वजह से ज़्यादातर लोग जो थे वो नॉवल की तरफ आ गए थे। फिर है डिक्लाइन ऑफ ड्रामा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट था कि ना जो गवर्नमेंट थी उसने 1737 में एक एक्ट दे दिया था, एक्ट ऑफ लाइसेंसिंग। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी ड्रामा बनाया जाएगा थिएटर में प्ले होने से पहले उसको एक कमेटी बैठेगी, उसको सेंसर करेगी, उसको देखेगी कि ना इसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पार्लियामेंट के अगेंस्ट कोई बात तो नहीं कही गई। इस तरह से ना क्या होता था, बहुत से ड्रामास तो वो लोग वैसे ही रिजेक्ट कर देते थे कि उसको थिएटर में चलाना ही नहीं है। और फिर जो प्रोडक्शन टीम्स होती थी उनको भी होता था कि हम बना तो लेंगे ड्रामा, लेकिन अगर इसको जो टीम है जो कि ये जो सेंसर करती है, उस टीम ने अगर इसको रिजेक्ट कर दिया तो हम क्या करेंगे। इस वजह से ना ड्रामा बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में चला गया था। अब ड्रामा नहीं था तो ज़्यादातर लोगों को कुछ तो चाहिए था अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए। फिर है फ्रीडम इन राइटिंग। अब जो नॉवल था ना, नॉवल में कोई बाउंड्रीज नहीं थी राइटर्स के पास। उनको फ्रीडम, मतलब ना तो कोई लिमिटेड लेंथ थी जैसे होता था कि ड्रामा में फिक्स एक्ट्स होते थे, फिक्स सीन्स होते थे,
या फिर फिक्स लाइंस होती थी। इस तरह नॉवल में कुछ नहीं था, वो जितना चाहे जैसे चाहे फ्रीली लिख सकते थे। तो ये फ्रीडम ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था राइटर्स को। और इसी तरह से लास्ट हमारे पास जो रीज़न है वो है लैक ऑफ एनी ट्रेडिशन। अगर हम देखते हैं ना ड्रामा को, तो वो ग्रीक ट्रेडिशंस को फॉलो करता था। पोइट्री को हम देखते हैं तो वो रोमन ट्रेडिशंस को फॉलो कर रही थी उस टाइम पे। लेकिन ये जो नॉवल था इसमें कोई ट्रेडिशन नहीं था, राइटर को फ्रीडम था, राइटर अपनी मर्जी से लिख सकता था जैसे लिखना चाहे वो। अब ये हो गए हमारे पास 6 रीजंस। अब हम बात करते हैं उन 6 ग्रेट नॉवलिस्ट की जिन्होंने 18th सेंचुरी में नॉवल को इतना डेवलप किया कि ये आगे चलकर लिटरेचर का सबसे पॉपुलर जॉनरा बना। अब उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम, सबसे पहला नाम जो मैं ले चुकी हूँ, डैनियल डेफो का। इन्होंने अपने वर्क्स के अंदर एक रियलिस्टिक टच दिया, मतलब नॉवल के अंदर जो रियलिज्म लेकर आए थे वो ये लेकर आए थे। फिर नाम आता है सैमुअल रिचर्डसन का। इन्होंने दिया इनर ह्यूमन हार्ट, मतलब इनर जो ह्यूमन सेल्फ होती है ना, उसका बिहेवियर क्या है, थॉट्स वगैरह, एनालिसिस ऑफ ह्यूमन हार्ट दिया था। फिर आते हैं हेनरी फील्डिंग। अब इनके वर्क्स ना बिल्कुल वाइटैलिटी से भरे होते थे और विग्रस होते थे, मतलब ना बहुत ही एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग वर्क्स होते थे इनके। इन्होंने अपने वर्क्स के अंदर ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई थी जो कि बाकी नॉवलिस्ट ने भी अडॉप्ट किया आगे चल। फिर नाम आता है टोबियास स्मॉलेट का, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड और इसेंट्रिक कैरेक्टर्स दिए हैं। ऐसे कैरेक्टर्स जो कि ना बहुत ही अनकन्वेंशनल होते थे, जिनके बिहेवियर्स बहुत ही डिफरेंट होते थे बाकी कैरेक्टर से और काफ़ी हद तक स्ट्रेंज भी होते थे। फिर नाम आता है हमारे पास लॉरेंस स्टर्न का। अब इन्होंने ना सेंटिमेंटालिटी दी अपने वर्क्स के अंदर और ब्रिलियंस ऑफ स्टाइल दिया। फिर आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओलिवर गोल्डस्मिथ का नाम। अब ओलिवर गोल्डस्मिथ ने सिर्फ एक नॉवल लिखा था, लेकिन इसके अंदर ना इन्होंने एम्फेसाइज किया था हाई प्रिंसिपल्स को और डोमेस्टिक लाइफ की प्योरिटी को। मतलब इन्होंने इस तरह के वर्क्स लिखे थे जिनमें ना तो कोई एडवेंचर्स थे, ना ही कोई विगर था, ना ही कोई वल्गैरिटी थी। मतलब लोगों का इंटरेस्ट अपनी तरफ लाने के लिए ना इन्होंने बहुत ही सिंपल लाइफ को शो किया था। बहुत ही सिंपल लाइफ, मतलब सिंपल चीज़ों को यूज़ करते हुए भी इन्होंने बहुत ही कमाल का नॉवल लिखा था। अब इन 6 को हम लोग सेपरेटली देखते हैं। डैनियल डेफो, अब जिनको इंग्लिश नॉवल का ओरिजिनेटर माना जाता है, जिसकी वजह मैं पहले बता चुकी हूँ कि इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शंस को रियलिस्टिक मैनर दिया था। अब ये लेकर आए थे एडवेंचर स्टोरीज़, होती वो फिक्शन ही थी लेकिन उनको इतना रियलिस्टिकली ये पोर्ट्रे करते थे, उस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप किया था। इनका फर्स्ट वर्क था रॉबिन्सन क्रूसो, जिसको इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट नॉवल भी माना जाता है। अब इसके ऊपर एक वो है कि कुछ क्रिटिक्स इसको कहते हैं कि नॉवल ही नहीं था, कुछ कहते हैं कि ये नॉवल था, नॉवल की तरह ही था। मतलब इनको ओरिजिनेटर कहा जाता है इंग्लिश नॉवल का, लेकिन इनका कोई भी वर्क प्योरली नॉवल के अंदर कैटेगराइज नहीं हो सकता। अब इनका जो रॉबिन्सन क्रूसो था, इसके अंदर एक स्टोरी है, एडवेंचर्स हैं बेसिकली एक बंदे के जो 5 साल अकेले एक आइलैंड के ऊपर गुजारता है। फिक्शियस है वर्क, लेकिन इसको पोर्ट्रे इस तरह किया गया जैसे कोई रियलिस्टिक बायोग्राफी होती है। इसके अलावा इनके बाकी वर्क्स थे कैप्टन सिगल्टन, मॉर फ्लैंडर्स और रुक्साना। अब मैंने जो प्रोनाउंसिएशंस की देखी है वो यही है, मुझे नहीं पता ये किस बारे में स्टोरी। आप में से अगर किसी को पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इनके ये जितने भी वर्क्स थे ना, ये पिक्चरेस्क स्टोरीज़ थी, यानी एपिसोडिक स्टाइल हम कह सकते हैं। एक एडवेंचर, फिर एक के बाद दूसरा एडवेंचर, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से एपिसोडिक स्टाइल्स था इसका। अननेचुरल थे, मॉरलाइजिंग थे और रिपेंटेंस दिखाई गई थी इन सब वर्क्स में। इसके बाद अगला नाम आ जाता है सैमुअल रिचर्डसन का। सैमुअल रिचर्डसन का बहुत ही फेमस वर्क है एक पैमेला। अब इसमें क्या था, ये ना सैमुअल रिचर्डसन जो थे, इन्होंने, जैसे हमने पहले बात की है कि इन्होंने ना जो इनर लाइफ होती है लोगों की, उसको एक रियलिस्टिक मैनर में पोर्ट्रे किया था। ठीक है, फिजिकल चैस्टिटी क्या है, प्रूडेंस, कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी अपने वर्क के अंदर। अब इनके जो फेमस वर्क्स थे उनमें पैमेला था, क्लैरिसा था। अब ये दोनों ही स्टोरीज़ काफ़ी मिलती जुलती हैं, जिसमें ना एक यंग गर्ल दिखाई है। अब ये पैमेला में एक यंग गर्ल दिखाई है, किस तरह से किस तरह से ना इसकी लाइफ स्टार्ट होती है, फिर ये फाइनली शादी हो जाती है इसकी, और फिर ये कैसे खुश रहती है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं।
इसी तरह से जो क्लैरिसा है उसमें भी एक रियल वुमेन को पोर्ट्रे किया गया था, उसके डाउट्स, उसकी ना ग्रीव्स वगैरह, उसकी ह्यूमिलिएशंस, इन सारी चीज़ों को बताया गया था। अब डॉक्टर जॉनसन क्लैरिसा के बारे में कहते हैं दैट इट वॉज द फर्स्ट बुक इन द वर्ल्ड फॉर द नॉलेज इट डिस्प्लेज ऑफ द ह्यूमन हार्ट। पहली बुक थी जिसने अच्छे से ह्यूमन हार्ट की नॉलेज को डिस्प्ले की है। अब जो हैं, इसी तरह इनका एक और वर्क है सर चार्ल्स ग्रैंडरसन। ये एक अरिस्टोक्रेट की स्टोरी है जिसके ना बहुत ही आइडियल मैनर्स और वर्च्यू होते हैं, और किस तरह से वो जाता है, मतलब किस तरह से ना उसकी लाइफ में डिज़ास्टर्स आते हैं, ये सब है इसके अंदर। रिचर्डसन को के बारे में मतलब कहा जाता है कि इन्होंने ना इनर वर्किंग जो ह्यूमन माइंड की है उसको ज़्यादा फोकस किया था बजाय इंसिडेंट्स और वर्च्यूज़ के। देन नाम आता है हेनरी फील्डिंग का, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल कहा जाता है। अब इन्होंने ना अपने नॉवेल्स के अंदर आउटर बिहेवियर और मैनर को फोकस किया था। जैसे मतलब ये रिचर्डसन से बिल्कुल डिफरेंट थे ये। इनके वर्क्स के अंदर हमें ब्रॉड ह्यूमर भी मिला, इनहेरेंट काइंडनेस भी मिली। इनका सबसे फर्स्ट वर्क जो था जोसेफ एंड्रयूज़, बहुत ही फेमस नॉवल है कि इंग्लिश लिटरेचर का, ये सटायर थी बेसिकली, और पैरोडी थी पेमिला की, जिसमें ना ये जो जोसेफ होता है ये पेमिला का भाई होता है। अब इन्होंने यही दिखाया था कि जैसे पेमिला के ऊपर जो भी मिजरीज आती हैं उसको रिवॉर्ड भी मिल रहा होता है, लेकिन हेनरी फील्डिंग इस बात से बिल्कुल स्केप्टिक थे। वो नहीं मानते थे कि ज़रूरी नहीं है हर मिजरी का बंदे को बाद में रिवॉर्ड भी मिले। तो इनके ना वर्क के अंदर जोसेफ जो होता है, बच्चा होता है, स्टार्ट में उसकी यंग एज में जो भी उसके साथ मतलब जो भी उसकी लाइफ में मिजरीज होती हैं उसको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता। आगे हाँ जब वो बड़ा होता है तब उसकी लाइफ में एडवेंचर स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी मिजरीज ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया। और इस नॉवल के अंदर ना जो करेक्टर्स थे वो हर क्लास से लिए गए थे, और ह्यूमर भी था। तो ऐसे करेक्टर्स थे जो कि लोगों को ना अपनी ही फॉलीज के ऊपर हंसने पे मजबूर कर देते थे ताकि वो अपने अंदर से उन चीज़ों को ख़त्म करें। नेक्स्ट वर्क इनका था टॉम जोन्स, जो कि इनका ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है, क्योंकि ना इस वर्क के अंदर एक तो ये इसको बहुत ही इन्होंने ना एपिक और ड्रामेटिक क्वालिटीज़ के साथ लिखा था, और इसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स थे जिनको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्लॉट था, काफ़ी सारे एडवेंचर्स थे जिनको बहुत ही स्किलफुली इन्होंने एक डेफिनेट पैटर्न दे के क्लाइमैक्स तक लाया था। अब क्रिटिक्स का मानना है कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक ही टॉम जोन्स और दूसरा एल्केमिस्ट बेन जॉनसन का, ये दो वाहिद ऐसे वर्क्स हैं जिनका मतलब ये वर्क्स बेस्ट पैटर्न के साथ हैं, डेफिनेट पैटर्न के साथ हैं, जिनका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट था और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आपस में जोड़ा गया है क्लाइमैक्स तक। इसके बाद इनका वर्क आता है एमेलिया, जो कि इनका लास्ट वर्क था। अब ये वर्क इनका ना पहले इनके सारे वर्क से बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि पहले जो वर्क्स होते थे उनके अंदर ना थोड़ा विगर होता था, हमें मिलता था, कोर्स होते थे, मतलब काफ़ी हार्श और ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे वर्क्स इनके। लेकिन ये जो एमेलिया था ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में, माइल्डर टोन में, होमली और सिंपल नरेशन के साथ लिखा गया था, और इसके अंदर ना इन्होंने एक डिटैच्ड कोर्स एटीट्यूड दिया था लाइफ की तरफ, मतलब बहुत ही माइल्डर टोन थी इसकी अपने इनके बाकी नॉवेल्स के मुकाबले। जैसे मैंने बताया कोर्स, विगर, हिलेरियस और काफ़ी हद तक वल्गर अप्रोच थी इनके नॉवेल्स के अंदर लाइफ की तरफ। हार्श रियलिटीज़ को बताया था इन्होंने अपने पहले नॉवेल्स में एमेलिया को छोड़कर। इनको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल इस वजह से कहा गया है कि ना इन्होंने जेन्युइन पिक्चर, इन्होंने फर्स्टली मेन और विमेन की अपने वर्क्स के अंदर अपनी एज के मेन और विमेन की जेन्युइन पिक्चर प्रेजेंट की थी, बगैर कोई मॉरल देने के मतलब मॉरलाइजिंग नहीं थी। इनका मकसद सिर्फ उनको पोर्ट्रे करना था जेन्युइनली, और इन्हीं की वजह से लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था इस जॉनरा के अंदर। नेक्स्ट नाम आता है टोबायस स्मॉलेट का। अब टोबायस स्मॉलेट फॉलो करते थे अपने वर्क्स के अंदर हेनरी फील्डिंग को ही, लेकिन ना ये बहुत डिफरेंट थे हेनरी फील्डिंग से। उनके वर्क्स के अंदर यूनिटी थी, प्रॉपर पैटर्न था, लेकिन टोबायस स्मॉलेट के वर्क के अंदर हमें यूनिटी नहीं मिली। अब इनके ना पेकर्स नॉवेल्स थे एपिसोडिक, जिनमें ना एडवेंचर्स होते थे, इंट्रीग होती थी बहुत ज़्यादा, लोगों की क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए। इनके वर्क्स में सिर्फ एक के बाद दूसरा एडवेंचर, बगैर किसी यूनिटी के, कोई पैटर्न नहीं डेफिनेट, एक के बाद दूसरा इंसिडेंट।
अब इनके वर्क्स में इन्होंने हॉरर्स, रियल लाइफ की जो मिजरीज थी ना, प्रॉब्लम्स, उनको भी हाईलाइट किया था। और इनको ओरिजिनेटर ऑफ द फ़नी नावल भी कहते हैं। इनके वर्क्स के अंदर हमें कॉन्टीन्यूस लाफ्टर मिलता था, कॉमिकल सिचुएशंस होती थी, अजीब जिसे कहते हैं ना फारसी का ऊट पटांग से सिचुएशंस होती थी और एग्जैजरेशंस होती थी ह्यूमन के स्ट्रेंज बिहेवियर की, ह्यूमन इसेंट्रिसिटीज़ की। अब इनके फेमस वर्क्स में रॉड्रिक रैंडम, पेरेग्राइन पिकल और हम्फ्री क्लिंकर हैं। नेक्स्ट नाम आता है लॉरेंस स्टर्न का। अब ये जो लॉरेंस स्टर्न थे ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवलिस्ट की तरह लिखते थे। उसकी मतलब इसका ना रीज़न ये है कि जब ये लिख रहे होते थे ना, अब इनको एक थॉट दूसरी थॉट की तरफ ले जाती थी लिखते हुए, ठीक है। इनको एक चीज़ से दूसरी चीज़ की याद आ जाती थी जिसके अंदर कोई लॉजिकल पैटर्न नहीं होता था, मतलब कोई भी लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता था दोनों चीज़ों में, फिर भी वो उन दोनों के बारे में बात कर रहे होते थे। अब ये हमारे ना जो ह्यूमन माइंड है उसको बहुत ही इनर, मतलब बहुत इनर बिहेवियर है हमारे ह्यूमन माइंड का, कि हम लोग एक चीज़ सोच रहे होते हैं, फिर हमें दूसरी चीज़ याद आ जाती है जिसका पहली चीज़ से कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं बन रहा होता। ये उन चीज़ों के बारे में बात करते थे। तो ना इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डाइग्रेशन में भी चले जाते थे, मतलब इनका जो मेन सब्जेक्ट होता था उसी से हट के लिखना शुरू कर देते, पर फिर थोड़ी देर बाद उसकी तरफ आ जाते थे वापस। इस वजह से इनको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवलिस्ट के साथ जोड़ा गया। अब इन्होंने डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी ऑफ द डिलाइट्स ऑफ सेंसिबिलिटी। क्या मतलब, इनके वर्क्स के अंदर हमें ह्यूमर और इंडिसेंसी मिल रही थी ह्यूमन बिहेवियर की। ये चाहते थे कि इनके वर्क्स पढ़ते हुए अगर एक बंदा हंस रहा है तो साथ हंसते हुए ना उसको कहीं ना कहीं आंसू भी आने चाहिए। इनके वर्क्स के अंदर विम्स थे, यानी एक ना अनएक्सप्लेन्ड बिहेवियर, अनएक्सप्लेन्ड डिज़ायर्स या थॉट्स किसी ह्यूमन की, और वैगरीज थी, साथ ही सेंटिमेंटल टीयर्स थे। मतलब एक बंदा है, हम अक्सर एक ना बंदा इस तरह से बिहेव कर रहा होता है, अनएक्सप्लेनेबल होता है उसका बिहेवियर, कि वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, कोई वजह नहीं होती। इन्होंने उन सारी चीज़ों को हाईलाइट किया था। अब इनका ये वर्क है ट्रिस्ट्रम शैंडी। अच्छा, ये भी मुझे नहीं पता किस तरह से प्रोनाउंस करना है, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ उसको या नहीं। अब ये जो इसके अलावा इनका एक और वर्क था, इनका लास्ट वर्क अ सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली। अब ये वर्क कभी फिनिश नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस वर्क को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि ये स्टाइल में बहुत ब्रिलियंट था, इसमें इसेंट्रिक कैरेक्टर्स थे और मतलब एक स्ट्रेंज मिक्सचर था फिक्शन का, ट्रैवलिंग की डिस्क्रिप्शन का और एसेस थे। मतलब कहते हैं तकरीबन हर सब्जेक्ट के ऊपर इस वर्क के अंदर एसेस थे। ये वर्क फिनिश नहीं हुआ था, ये फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अच्छा, अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट नाम मेरे नज़दीक, ओलिवर गोल्डस्मिथ का। मुझे ये नाम इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि ये मेरे सबसे फेवरेट राइटर जो हैं, फेवरेट नॉवलिस्ट मेरे, चार्ल्स डिकेंस, उनके फेवरेट नॉवलिस्ट में से एक है ओलिवर गोल्डस्मिथ। अब इन्होंने ना सिर्फ एक ही नावल लिखा है, द विकर ऑफ वेकफील्ड। वेकफील्ड एक जगह है। अब ये नावल, लेकिन इनका यही नावल इतना ज़्यादा फेमस हुआ था, इसको बेस्ट नावल कहा गया था इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें डोमेस्टिक लाइफ को बहुत अच्छी तरह से ना बगैर किसी रोमांटिक इंटरेस्ट के पोर्ट्रे किया गया था। ये इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं थी, कोई कोर्सनेस नहीं थी इस वर्क के अंदर, सिर्फ डोमेस्टिक वर्च्यूज़ और प्योरिटीज़ ऑफ करेक्टर को ना एलिवेट किया गया था। इसमें इन्होंने बहुत ही, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इसमें ना इन्होंने बहुत ही सिंपल सी स्टोरी को परफेक्टली पोर्ट्रे किया, बगैर कोई रोमांटिक पैशंस, बगैर कोई क्यूरियोसिटी या फिर ना बगैर एडवेंचर्स को शो किए। मतलब लोगों की इन्होंने ना कोई क्यूरियोसिटी डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की। इन्होंने एक बंदे की लाइफ को, एक डोमेस्टिक लाइफ को इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया था कि लोगों का खुद ब खुद उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। इसी के साथ आज की वीडियो एंड होगी। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि उसके बाद जो वीडियो वो आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।